जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होता है कोर्ट में सीआरपीसी या बीएनएसएस के तहत कैसे गवर्न किया जाता है, क्या स्टेजेस होते हैं क्रिमिनल ट्रायल के, उसको हम अच्छे से इसमें बताएंगे। जो न्यूली एडवोकेट्स हमारे हैं, जो प्रैक्टिस करने जाते हैं या जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो उन्हें पूरी लाइफ ये चीज़ याद रहेगी। पहले सबसे हम देखते हैं एफआईआर जो सीआरपीसी की धारा 154 में था, या अब बोले तो ब्रैकेट में जो लिखा है बीएनएसएस की धारा 173 के तहत जो कॉग्जिनेंस ऑफेंस होते हैं, कॉग्जिनेबल ऑफेंस होते हैं, उसमें दर्ज की जाती है प्रथम सूचना रिपोर्ट। उसके बाद आप देखेंगे दर्ज अगर घटना हुई है, कंप्लेनेंट के मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो एक्यूज्ड है उसको रिमांड पे दिया जाता है, अगर कॉग्निनेबल ऑफेंस है रिमांड पे भेजा जाएगा, मतलब गिरफ्तार किया जाता है। 7 साल से अधिक की सजा है और 7 साल से कम की सजा है तो अगर उस पर स्पेशल एक्ट लगा है तो सर्टन कंडीशंस में उसमें भी गिरफ्तारी की जा सकती है, रिमांड पे भेजा जाएगा। पहले सबसे जो होता है रिमांड मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके यहाँ पेश किया जाता है। 14 दिन से अधिक रिमांड नहीं हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 157 जो सीआरपीसी है उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन जो होता है आईओ अपॉइंट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन या विवेचना अधिकारी होते हैं, वो विवेचना अपना करते हैं। जो घटना है उस जगह पे जाके सर्च करेंगे, सीज करेंगे, जो सबूत होगा उसको इकट्ठा करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको बाद में आपको सुपुर्द कराना पड़ता है। मान के चलिए रिवॉल्वर आपका उस घटना स्थल पे मिला है या बाइक मिली तो उसको सीज करके उसको बाद में आपको जब विवेचना खत्म हो जाएगी, बेल हो जाएगा एक्यूज्ड का, तो आपको उसको सुपुर्द कराना पड़ेगा। वो सब बात की बातें हमने सुपुर्दगी के बारे में बता दिया गया। यहाँ पे देखिए 167(2) में रिमांड होता है, नॉट नेसेसरी इन आर्म केसेस हमने लिखा हुआ। हर केसेस में रिमांड नेसेसरी नहीं होता। जो मजिस्ट्रेट ट्रायल होते हैं उसमें रिमांड नेसेसरी नहीं होता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बेल एप्लीकेशन कि बेल किस किस धारा में पड़ेगी। मजिस्ट्रेट ट्रायल हो गया, सेशन में होगा। चार्जशीट पेश होने से पहले कोर्ट में वांछित रिपोर्ट मंगा के भी हम जमानत करा सकते हैं। अगर अज्ञात में मामला दर्ज है, आपको नहीं पता है कि आपके विरुद्ध कौन सा मामला चल रहा है, पुलिस आपके घर पे आ रही है, तो उस कंडीशंस में हम वांछित रिपोर्ट मंगा के जो वांटेड रिपोर्ट होता है उसके बिहाफ पे हम बेल कोर्ट में अलाउ कराते हैं। उसके बाद बेसिकली 173 जो सब क्लास 2 होता है सीआरपीसी का, उसमें चार्जशीट पेश होता है। चार्जशीट कोर्ट में पेश होने के बाद उसमें कॉग्जिनेंस लिया जाता है, तो लिखा जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा सीन। अब फर्दर कार्रवाई आगे चलने लगती है। चार्जशीट पेश होने के बाद यहाँ पे हमने देखिए लिख दिया 190 सब क्लास 1 सीआरपीसी में कॉग्जिनेंस लिया जाता है। कॉग्जिनेंस लेने के बाद अगर मान के चलिए वहाँ पे 7 साल से अधिक की सजा वाले प्रोविजन से, मान के चलिए 307 आईपीसी लगा है जो सेशन ट्राइबल केसेस होते हैं, तो यहाँ पे फाइल 207 कंप्लायंस करने के बाद सेक्शन 209 में कमिट कर दी जाएगी। यहाँ पे देखिए सेक्शन 209 में कमिट की जाएगी कि सत्र सुपुर्दगी इस पत्रावली की जाती है। उसके बारे में भी हम अच्छे से आपको बताएंगे, कैसे कैलेंडर संख्या, कैसे पेज संख्या पड़ता है, क्या प्रोविजंस होते हैं, जरिए अधिवक्ता आप कमिट कराएंगे, अभियुक्त आया है तो कराएंगे। ये सारी डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे कि कमिटल कैसे कराया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे चार्जशीट पेश होने के बाद सम्मन वारंट इशू होगा, एक्यूज्ड आके बेल कराएगा। बेसिकली यही प्रोविज़न होता है कि चार्जशीट आने के बाद ही ट्रायल में, मजिस्ट्रेट ट्रायल में आपको बेल कराया जाता है। लेकिन जो सर्टन कंडीशंस होते हैं, जैसे मान के चलिए सेशन ट्रायल हो गया तो चार्जशीट आने से पहले भी उसमें बेल ग्रांट किया जा सकता है, बशर्ते ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या रिमांड में कोई धारा बढ़ी है या कोई धारा घटी है। उसके बाद जो होगा हमारा चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम होने के बाद आप उसको डिनाई करेंगे, क्योंकि अगर आप डिफेंस काउंसिल हैं तो आप उस पर डिनाई करेंगे कि हम ट्रायल की या विचारण की मांग करते हैं बेसिकली। उसके बाद अगर आप एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को, मान के चलिए समरी ट्रायल है, छोटे मोटे मामले तो आप कन्फेस करते हैं, तो जो पैसे के आधार पे ख़त्म हो जाते हैं तो उसको कन्फेशन बोलते हैं, दोष स्वीकृति बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा चार्ज फ्रेम के बाद बेसिकली आप देखेंगे एविडेंशियल स्टेज आ जाएगा आपका। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 161 का बयान होता है, पुलिस जो तफ्तीश करती है, जो इन्वेस्टिगेशन करती है, वो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता है। अगर वो पूर्णतः एडमिसेबल होता तो एविडेंशियल स्टेज की ज़रूरत क्या थी। इसीलिए हम यहाँ पे एविडेंशियल स्टेज जो कोर्ट होता है वो करवाता है। पहले सबसे आपका जो रहेगा प्रोसिक्यूशन विटनेसेस स्टार्ट होंगे। प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के बाद आपका उसमें जो चीफ होगा प्रोसिक्यूशन का, उसके बाद डिफेंस काउंसिल क्रॉस करेंगे, मतलब उसको कट क्वेश्चंस पूछेंगे। उसमें क्रॉस की मतलब उसको अगर आप
वर्ल्ड में देखें तो जिरह बेसिकली बोला जाता है कॉमनली, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे। उसके बाद आपका 313 बनेगा। 313 मतलब स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड, कि क्या आप अपने बचाव में कोई साक्ष्य देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, उसका एक फॉर्मेट आता है। मैं अच्छे से उसको भी आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि 313 कैसे फिलअप किया जाता है। आफ्टर दैट डिफेंस काउंसिल का स्टार्ट होता है डिफेंस एविडेंस देना। डिफेंस एविडेंस देना होता है। डिफेंस एविडेंस देने से पहले बेसिकली जो एक्यूज्ड के एडवोकेट्स होते हैं वो जेन्विनम एक्सेप्ट करते हैं। जेन्विनम एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि श्रीमान जी, जो चार्जशीट वगैरह होती है इसकी यथार्थता हमें स्वीकार है, परंतु अंतर वस्तु से इनकार है। बेसिकली ये होता है कि पूर्णतः वह स्वीकार नहीं है और ना ही पूर्णतः इनकार है, क्योंकि अगर हम पूर्णतः अगर स्वीकार कर लेते कोई चीज़ तो कन्फेस की कैटेगरी में आ जाएगा। कन्फेस की कैटेगरी में अगर आएगा तो हमें उस बिहाफ पे सज़ा हो सकती है। आफ्टर दैट फाइनल आर्गूमेंट होता है। फाइनल आर्गूमेंट के बाद जो जजमेंट आता है, जजमेंट को कोर्ट में सुनाया जाता है। अगर आप बरी होते हैं तो ठीक है, सज़ा होती है। कन्विक्ट होते हैं आप तो आप अपील पे जाएंगे। बस बेसिकली यही एक प्रोविज़न है जो हमने आपको शॉर्ट में कम समय में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, ताकि आप इसको कभी भूलें ना। धन्यवाद।